वो कहते हैं ना, लाइफ बिगिंस एंड एंड्स विद केओस। केओस लाइफ में कभी खत्म ही नहीं होता, बट द ओनली थिंग दैट कीप्स अस गोइंग इज क्लैरिटी। वेलकम टू केओस टू क्लैरिटी पॉडकास्ट। आई एम पीयूष ठक्कर। आई एम को फाउंडर एंड डायरेक्टर एट थिंकॉनिक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंटरप्रेन्योर्स की रियल स्टोरीज एंड देयर जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। सो आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रेरणा कोटेचा। प्रेरणा इज director and founder of Dream Life Counseling. Hi Prerna, welcome to the show. Hello, sir. I'm so happy to be here on Cares to Clarity, and let me appreciate you for this name. It's actually a very beautiful name because that's exactly the journey I have lived so far. And through my work, now I'm helping others and guiding them to find their own way. So thank you so much Prerna, and चलिए शुरुआत करते हैं। सो प्रेरणा, वॉक अस थ्रू योर जर्नी फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। वेल, अभी तक की जर्नी एक्चुअली में जैसा नेम है वैसे ही मेरी रही है। तो ये बात है 5 साल पहले की। सो आई वॉज वर्किंग एज अ लेक्चरर इन वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेज इन नागपुर। तो वहां पे जब मैं एज अ लेक्चरर वर्क कर रही थी, देन आई केम टू नो कि दिस इज एग्जैक्टली मुझे लेक्चरशिप ही करना है या कुछ और करना है। बिकॉज जब भी मैं सेशंस कंडक्ट करती थी तो उसमें 1 आवर का सेशन होता था एंड 10 मिनट्स आई यूज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, इंटरेक्ट करती थी। तो इंटरेक्ट करते करते कुछ कपल ऑफ बच्चे थे जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो कभी मैंने ऐसे ही मोटिवेट कर दिया होगा या कुछ वर्ड्स उनको बोल दिए होंगे। तो कुछ महीने बाद ही वो जो 2 बच्चियां थी वो वापस आई एंड उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी डिडंट गिव अप। आई वाज लाइक, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि इनकी लाइफ ही चेंज हो गई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, जब आप 1 आवर का सेशन कंडक्ट करते थे उसमें जो लास्ट के 10 मिनट्स होते थे और वो जब आप मोटिवेट करते थे और इधर उधर की बातें करते थे और हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स देते थे, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे। पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, पढ़ाई हमसे हो नहीं रही थी, घर का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था, पीयर का भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो जब आपने वो वर्ड, वो सेंटेंस बोला था, तब हमें ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए और लाइफ में क्लैरिटी होना चाहिए। अदरवाइज हमें ऐसा लग रहा था कि हमें लाइफ से ही गिव अप कर देना चाहिए। एंड दैट वाज एग्जैक्टली द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि ये सेम स्टोरी मेरी ही रिपीट हो रही है। क्योंकि व्हेन आई वाज इन 10th एंड 12th ग्रेड, तो मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा पर्पस था एक कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे क्लियर ही नहीं था। तो जैसे ही बच्चों ने मुझे बोला कि आपने हमें मोटिवेट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मुझ में एबिलिटी है मोटिवेट करने की, लोगों को गाइड करने की, तो क्यों ना मोटिवेशनल स्पीकर बना जाए, क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया जाए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। एंड फाइनली मेरी जितनी भी वीकनेस थी मैंने उनको अपना धीरे धीरे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया एंड आई एम हियर। So Prerna, initially, going from a stable job as a lecturer, you started the Dream Life Counseling, right? So उस समय mindset shift बहुत difficult होता है, क्योंकि from a stable job you get salary every month, right? But when you go to entrepreneurship, it's a different ball game altogether, right? So आपके दिमाग में क्या चल रहा था when you were like transitioning from job to this Dream Life Counseling? As you said, sir, कि जॉब में एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमेशा एट द एंड ऑफ द मंथ आ जाता है। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे टीचिंग जॉब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, पैसा कभी ना कभी आ जाएगा, बट ऐसा कुछ काम करो जिससे खुद को बहुत ज्यादा खुशी मिले, राइट? तो फाइनली फिगर आउट करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे अपने माइंड को, जो मेरा कंडीशन माइंड से था कि शायद मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने बहुत पॉजिटिवली सोचा एंड फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे एनी हाउ करना है, चाहे लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए,
मैंने वो बहुत बड़ा डिसीजन लिया एंड फाइनली स्विच किया। तो उसके पीछे एक और रीजन ये था कि मैं खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी, बर्न आउट हो गई थी। एंड एक फेज आ गया था लाइफ में जहाँ पे मैंने अपने आप को अपने रूम में ही लॉक करके रख दिया था। एंड आई वॉज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे एक्चुअल में क्लियर होना है तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे एक्चुअल में लाइफ में क्या करना है। तो वन फाइन डे आई वोक अप एट 2 AM इन द मॉर्निंग एंड मैंने लिखना स्टार्ट किया, जर्नलाइजिंग स्टार्ट की कि मुझे एक्चुअल में लाइफ में करना क्या है। तो पहले 2-3 दिन तो समझ ही नहीं आया एग्जैक्टली करना क्या है। देन जैसे जैसे फोकस करना स्टार्ट किया तो मैंने अपने कुछ ड्रीम्स लिखे, कुछ पर्पस लिखे एंड वहीं से ये जो ड्रीम लाइफ काउंसलिंग नेम है वो रात के 2 बजे ही मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं और मेरे लाइफ के ड्रीम्स काउंसलिंग के थ्रू अचीव हुए हुए हैं, इसलिए मैंने ड्रीम लाइफ काउंसलिंग ही अपने फोन का नेम रख दिया। तो ओके, चैलेंजेस तो सो आए। आपने आपने पैशन को पर्पस बना लिया। प्रेफरेंस दिया यस। और उसको पर्पस बनाया, बट there was a important thing that you did, that you wrote down what exactly you want to do in life, which is a very good insight, because lot of people think a lot of things but then they don't have the clarity कि अब मैं कल बोल सकता हूँ कि मुझे सिंगर बनना है, राइट, बट क्या मैं सिंगिंग में बहुत अच्छा हूँ, राइट, इस चीज के ऊपर मैं कभी नहीं सोचूंगा। मैं तो बस ये सोच लूंगा कि सिंगिंग मेरा पैशन है, तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ तो मैं एक बेस्ट सिंगर बन जाऊंगा। बट एक्चुअल रियलिटी जब हिट होती है, व्हेन यू गो देयर एंड आउट देयर इज अ बिग स्ट्रगल, देन यू कम टू नो कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, राइट। सो आपको ऐसा ख्याल कभी आया जब आपने काउंसलिंग शुरुआत की, या कोई ऐसे मोमेंट्स आए कि तब जब आपको ऐसा लगा कि ओके, मैंने काउंसलिंग शुरू तो कर लिया है लेकिन मे बी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी? ऐसा तो नहीं, बट हाँ सेल्फ डाउट बहुत होते थे कि शायद मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैंने कहा कि चलो लेट्स ट्राई, क्या होगा, सबसे ज्यादा फेल ही हो जाओगे और क्या ही होगा। तो मैंने जब काउंसलिंग करना स्टार्ट किया था, काउंसलिंग करने के पीछे का रीजन ये था कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं खुद एक लेक्चरर रही थी, तब उस टाइम पे मेरे लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं था। बट जब स्टूडेंट्स लोगों को गाइड किया तब मुझे एग्जैक्टली फीलिंग आई कि नहीं, ये एक्चुअल में सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो क्यों ना लोगों को भी हेल्प किया जाए। तो जब मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी और मेरे को मेरे लाइफ का पर्पस पता चला था, तब मुझे ऐसा लगा कि करना चाहिए। बट जैसे जैसे करना स्टार्ट किया, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, इतने सारे चैलेंजेस आए, तब मुझे समझ में आया कि बिजनेस करना इज नॉट एन इजी टास्क। और सबसे ज्यादा कि क्लाइंट्स को बताना बहुत जरूरी कि उनके क्या पेन पॉइंट्स है। तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट है वो 6 महीने बाद आया था और जो सेकंड क्लाइंट है वो 11 महीने बाद आया था। तो ओके, इतना क्वाइट अ पेशेंस, लॉट ऑफ यस यस, इतना पेशेंस मैंने रखा। एंड इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ। बिजनेस का मुझे बी भी नहीं आता था, मुझे मार्केटिंग नहीं आती थी, और मैंने लाइक 3-4 जॉब्स किए थे। तो मतलब मेरा माइंडसेट था कि यार जॉब में तो पैसा आता है, चाहे काम करो नहीं करो कैसे भी करो, एट द एंड ऑफ द मंथ मिल ही जाएगा। बट जब काउंसलिंग करना स्टार्ट किया तो पहला चैलेंज ये आया कि मैं अपनी सर्विसेज को बताऊं कैसे लोगों को। एग्जैक्टली, या यस, एक ऐसे वे में बताना जो उनको बहुत इजीली समझ में आए, अदरवाइज हम ओवर राइट कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। राइट। तो मैं जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं बताती थी मैं करियर काउंसलिंग करती हूँ, तो आप लोगों को करियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली कोई मेरी सर्विसेज लेगा क्यों? राइट, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत बार घूमा। फिर मेरे एक मेंटर है, तो मेरे मेंटर ने मुझे कहा कि आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, करियर कंफ्यूजन फेस किया है, सेल्फ डाउट फेस किया है, और करियर कंफ्यूजन के साथ साथ आपका एक लाइफ में फेस रहा है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। तो क्यों आपने अपनी लाइफ जर्नी जो भी अभी तक हुआ है वो लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि शायद जो तरीके से आप गुजरे हो, ये शायद बहुत सारे लोगों की स्टोरी हो सकती है।
देन आई रियलाइज कि ये सिर्फ मेरी अकेले की स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की स्टोरी है। जब वो 10th एंड 12th ग्रेड में आते हैं तो एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज एन नंबर ऑफ फील्ड्स आर देयर एंड स्टूडेंट्स आर क्वाइट कंफ्यूज कि भाई कौन सी फील्ड में हमें एडमिशन लेना चाहिए। एंड ये सेम स्टोरी मेरे साथ भी हुई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार, जो एक्चुअल में इश्यूज है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है और उनका सॉल्यूशन आपको कैसे काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैंने सॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया और प्रॉब्लम्स को लोगों को बताया कि इससे ये प्रॉब्लम्स होते हैं और इन प्रॉब्लम्स से लाइक काउंसलिंग से ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं और सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट होती है, जो कि सक्सेस की पहली सीढ़ी है, ऐसा मेरे मेंटोर ने मुझसे कहा था। एंड जब ये बताना स्टार्ट किया, देन क्लाइंट्स आर लाइक कि हाँ भाई, ये तो मेरी सेम स्टोरी है, तो वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे। ऐसे फिर क्लाइंट्स कन्वर्ट होते गए। सो फार Okay. 1000 प्लस क्लाइंट्स ऑलरेडी, मतलब जिन्होंने करियर काउंसलिंग अपनी करवाई है। Amazing. 1000 people यस। की लाइफ में आपने चेंज लाया. That's a very big number, प्रेरणा, and this is like amazing achievement. आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे इनिशियली कुछ सेल्फ डाउट होता था, राइट? सो व्हाट टाइप ऑफ सेल्फ डाउट्स यू वर गोइंग थ्रू? क्योंकि अब जॉब से तो हम बिजनेस में आ गए, फिर आपने बताया बिजनेस का बी भी नहीं मालूम था, लेकिन देन स्लोली स्लोली यू स्टार्टेड फिगरिंग आउट. तो उस समय मन में क्या सेल्फ डाउट आते थे? सेल्फ डाउट ऐसा एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने में ही अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और वो तब लगता है जब हम किसी और से हेल्प नहीं मांगते हैं। तो मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको हमेशा से ऐसा लगता था कि जितनी भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं अकेले ही फिगर आउट कर लूंगी, आई एम द बेस्ट। तो ये मेरी या सबसे बड़ी आई नो गलती थी। एवरीथिंग. यस, आई नो एवरीथिंग। एंड मैं अपना ही माइंडसेट के हिसाब से चलती थी, जो मेरा माइंडसेट अभी तक के कंडीशन हो रखा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ऐसे ही करना है। सो मतलब यूजुअली मैं हेल्प नहीं मांगती थी, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती इवन करियर में भी रही है। और मतलब इनिशियल डेज जब थे, मतलब इनिशियली जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया, तब भी ये सबसे बड़ी गलती रही है। तो उसकी वजह से मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई एक्सपर्ट पर्सन से अगर मैं हेल्प मांग लेती तो मेरा इतना जो टाइम वेस्ट हो गया था, वो नहीं होता था। तो ये एक इशू रहा ओके. कि अपने माइंडसेट के हिसाब से हमेशा हम चलते हैं। सेकंड, अपने आप को हमेशा महान समझते कि सारा कुछ हम फिगर आउट कर लेंगे और ये प्रॉब्लम्स है, ये ऐसे ही सॉल्व होगी। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आया, इवन जितने भी लिसनर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी कि जहां पे भी आप लाइफ में स्टक होते हो या कोई भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक इसे कैसे सॉल्व किया जाए, वो फील्ड में जो भी एक्सपर्ट है, आप प्लीज उनसे हेल्प मांगिए। जब तक कि आप हेल्प हाँ, नहीं क्योंकि हम मांगोगे, तब तक कि आपको कोई हेल्प करेगा भी नहीं। करेगा भी नहीं, और हम ये सोचते हैं कि यार मेरा बिजनेस है, मैं ओनर हूँ, मैं चला रहा हूँ, तो मुझे तो सब कुछ आना चाहिए क्योंकि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं, एग्जैक्टली। राइट? सो ये थॉट प्रोसेस के साथ हम बिजनेस में आते हैं. बट एक बिजनेसमैन को भी कोच की ज़रूरत पड़ती है, एक बिजनेसमैन को भी एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे ले जाने के लिए. एंड एक और बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम आता है बिजनेस ओनर्स की लाइफ में कि वो सब कुछ ना खुद करने की कोशिश करते हैं. लाइक मार्केटिंग भी खुद करेंगे, सेल्स भी खुद करेंगे, ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट? कस्टमर सपोर्ट भी कर लेंगे, राइट? एंड दे डोंट वैल्यू देयर टाइम, राइट? तो उनको ऐसा लगता है मेरा बिजनेस है, मेरा दिस इज माय बेबी, सो आई कैन गिव 24/7 7 days a week. कभी भी किसी भी क्लाइंट का फोन आएगा तो कोई बाउंड्रीज नहीं है, राइट? आपके साथ ये चैलेंज कभी हुआ है क्या, और आपने इसको कैसे डील किया? आई थिंक जितने भी बिजनेस ओनर्स है, शायद ये प्रॉब्लम सभी को चाहती होगी अगर आपने स्क्रैच से हर चीज स्टार्ट की है तो। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है कि लाइक फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कभी कभार
सोचते कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम को डेलीगेट करना आना चाहिए। अगर आपको सीरियसली मिलीनियर या बिलीनियर बनना है या लिटरली कोई यू नो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो डेलीगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने अभी लास्ट 1 ईयर में सीखा है। अदरवाइज स्टार्टिंग से तो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था एंड आई यूज टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग, बट थैंकफुली अभी हमारी टीम है, सोशल मीडिया की अलग टीम है और लाइक कुछ इंटर्न्स है जो अपना अपना काम कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेलीगेशन एक सुपर पावर है, उसको यूज करना आना चाहिए। एंड प्रेरणा, जैसे अभी आपने बताया कि अभी आपके पास एक टीम है, राइट? सो टीम के साथ काम करने में आपको क्या चैलेंजेस जाते हैं, या हाउ डू यू बैलेंस थिंग्स आउट व्हेन वर्किंग विद टीम? हाँ, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क होता है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, ये रील ऐसे ही एडिट होनी चाहिए, शेड्यूल ऐसे ही बनना चाहिए। बट द अदर पर्सन जिनसे हम काम करवा रहे हो, शायद वो आपकी मेंटेलिटी से मैच नहीं कर रहा होता है। तो कभी ना कभी कम्युनिकेशन में या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनिशियली आए मुझे, बट देन आई केम टू नो कि आगे वाले को सुनना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब वो मेरे साथ कभी आइडिया शेयर करते हैं, तो मैं अपने आइडियाज को थोड़ा सा साइड में रखती हूँ और पहले उनकी बात सुनती हूँ, देन क्लियरली कम्युनिकेट करती हूँ कि ये शायद ऐसे होगा तो भी अच्छा लग सकता है। और म्यूचुअली फिर हम लोग डिसाइड करते हैं एंड फिर उस हिसाब से वर्क करते हैं। तो इसी से हमारी टीम बॉन्डिंग और अच्छी बन गई है और ट्रस्ट लेवल और ज्यादा बढ़ गया है एंड काम भी फिर उस हिसाब से अच्छे तरीके से हो पाते हैं। और प्रेरणा, कभी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया है कि आपको किसी टीम मेंबर को आ, अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से फायर करना पड़ा हो? दैट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। फायर तो मैंने नहीं किया है ऑनेस्टली, अगर बोला बोला जाए तो। बट हाँ, कुछ इंटर्न्स जो बहुत ज्यादा नोविक है और प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो हाँ उनका भी माइंडसेट ऐसे कंडीशन होता है। बट मैं इजीली कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेट कर देती हूँ कि हाँ आपका ये वाला काम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अगर आप इसे इम्प्रूव कर सक रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, तो इट्स टोटली फाइन। तो ओके। पोलाइटली एंड एंड हाँ पोलाइटली कम्युनिकेट कर लो सो दैट आगे वाले को भी डिफिकल्टी ना हो। हाँ, पर कभी कभी एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, हमको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट? विच आर बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपके साथ लाइफ में कभी ऐसे कोई सिचुएशन आए हैं जहाँ आपको टफ डिसीजंस लेने पड़े हो? टफ डिसीजन यस मैंने लिया है। और मैंने तब लिया था जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेरा जॉब एनी हाउ छोड़ना है और मुझे अपना खुद का काम स्टार्ट करना है। जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा उसके 1 महीने तक के आई वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि मेरे को लाइफ में करना क्या है। मैंने छोड़ दिया रैंडमली बिकॉज मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो नेक्स्ट लेवल चला गया था। उस 1 महीने के पीरियड में मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन ले लिया। बट अब डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ करके एनी हाउ स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है। एंड फिर मैंने और 2 से 3 महीने लिए और जो स्किल्स मेरे में लैक थी उस स्किल्स पर थोड़ा फोकस किया। बहुत सारे क्लासेस मैंने ज्वाइन किए बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एंड बेसिकली जो मेरा नेचर है वो इंट्रोवर्ट नेचर था। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे काउंसलर बनना है या मुझे ट्रेनर बनना है, तो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था कि मैं तो 2 लोगों के सामने भी बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं 10 लोगों के सामने या 1000 लोगों के सामने कैसे बोल पाऊंगी। तो सारे वीकनेसेस मैंने नोट डाउन किए एंड फाइनली अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते करते मुझे पूरे 2 साल लग गए। और
फाइनली डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, अब मुझे ये डिसीजन लेना है और इसी पे फॉर्म रहना है। हम बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो दिस इज या एक्चुअली हैपेंड विद मी कि चाहे कितने भी लाइफ में चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, मुझे इस पर ही स्टिक रहना है। और प्रेरणा, पहला ऐसा फीडबैक जिसमें क्लाइंट हैप्पी नहीं था आपसे, राइट, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। Yes. So being a counselor, counseling itself is a very slow process, क्योंकि ये इस काउंसलिंग प्रोसेस में हम कभी कोई दवाई नहीं देते, कोई ड्रग्स नहीं देते, तो ऑब्वियसली ओवर नाइट आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो एक किस्सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद मेरे पास एक क्लाइंट आया था और उसके पेरेंट्स आए थे। तो करियर कंफ्यूजन तो था ही, बट करियर कंफ्यूजन के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इश्यूज थे, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स थे, और बच्चा एडोलेसेंस था, तो उसके हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हो रहे थे। बट उनमें से जो बच्चे की मदर थी, तो उन्होंने सिर्फ हार्डली 3 काउंसलिंग सेशन कराए, एंड उसके बाद कहा कि हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। बट बच्चा एक्चुअल में बच्चे ने जो एक्टिविटीज हम लोगों ने दी थी वो करना स्टार्ट कर दिया। और वो जो बच्चा था वो कर रहा था, उसने स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ऐसा होता है कि सबसे पहले हमको उनके माइंडसेट पे वर्क करना होता है, राइट। तो माइंडसेट पे जब तक कि हम लोग वर्क नहीं करते तो वो प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ती है। बट पेरेंट्स ने फीडबैक दे दिया कि नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो शायद हम लोग नहीं कराएंगे। और वही सेम क्लाइंट 1 साल बाद वापस से आया। फिर उसकी प्रॉपर तरीके से जब काउंसलिंग प्रोसेस हुई पूरी 4 to 5 मंथ्स के बाद, और फिर बाद में मुझे पहले नेगेटिव फीडबैक मिला था और बाद में फिर मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला। तो ऐसे भी चैलेंजेस आए। तो जब फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक मिला था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत तरीके से कम्युनिकेट किया होगा, मे बी। और या तो जो क्लाइंट की मदर थी उसको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया होगा। तो फिर वो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन करना स्टार्ट किए, एंड देन फिर मैंने एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर बनाया है कि काउंसलिंग प्रोसेस को ये इसी हिसाब से करना चाहिए। और जैसे जैसे उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, फिर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुआ। ओके, और प्रेरणा, एक चीज और होती है कि व्हेन वी आर डूइंग आवर पैशन ड्रिवन थिंग और द बिजनेस, सो वी आर सो इन्वॉल्वड इन इट कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, विच आर फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट। सो ये आपने कैसे बैलेंस किया? वेल, बैलेंस तो मैंने स्टार्टिंग से ही रखा है, बिकॉज मैंने हमेशा से अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस ही रखा है। मैं आज भी अपने पेरेंट्स के साथ 2 आवर्स डेली स्पेंड करती हूँ, एंड एट दैट टाइम सेम। एंड मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, टच वुड, बिकॉज मैं जो भी करती हूँ ना, मैं क्लियरली कम्युनिकेट करती हूँ। बट हाँ, जब स्टार्टिंग में मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया था, तो शायद मेरे पापा को पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज उस टाइम मैं जॉब भी कर रही थी और साइड बाय साइड मैंने काउंसलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो पापा से मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। तो वन फाइन डे पापा को बाहर में कोई मिला होगा, और वो मेरा ही क्लाइंट था। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काउंसलिंग करती है, हमने हमारे बच्चे का काउंसलिंग करा है। पापा वॉज सो कंफ्यूज, काउंसलिंग होती क्या है? तो फिर पापा ने शाम को मुझे अपने बाजू में बिठाया और पूछा कि एग्जैक्टली काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि व्हेन आई वाज इन 10th and 12th, तब तो अवेयरनेस ही नहीं था कि लाइक काउंसलिंग होती क्या अवेयरनेस है, ही नहीं था। राइट। तो पेरेंट्स को भी पता ही नहीं था। तो वो कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पापा ने मुझसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या होता है। मम्मा भी वहां पर ही बैठे थे, और उन्होंने मुझसे पूरा प्रोसेस समझा। और लिटरली मेरे जो कार्ड्स मैंने बनाए थे, वो उन्होंने मुझसे मांगे कि बेटा तू 10-12 कार्ड्स मुझे दे दे, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है मैं उनको बताऊंगा कि मेरी बेटी काउंसलिंग करती है। एंड वाओ, तो यस, दैट इज अ वेरी बिग वैलिडेशन। यस। एंड उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। एंड अभी भी मेरे जो पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। कभी कोई भी डिफिकल्टीज आती है, कभी प्रॉब्लम्स आती है, तो जब भी मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, तो दे आर ऑलवेज देयर।
कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी चैलेंजेस आए, हम हैं तेरे साथ. सो दे आर एक्चुअली माई बैकबोन, माई बिगेस्ट सपोर्ट, ऐसा मैं कह सकती हूँ. तो एंड इवन फ्रेंड्स भी, लाइक मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा छोटा है. हार्डली मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स है वो सिर्फ 3 या 4 ही है. बट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो इंटरेक्ट सबसे करती है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ा सा यू नो छोटा है. छोटा है, हाँ, मतलब you don't फ्रेंड्स. share that with हाँ, लाइक everybody, पर्सनल लाइफ which इज is टोटली. mostly the हाँ, case. राइट. मतलब लाइक दोनों को मैंने बैलेंस कर रखा है. जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल है, और प्रोफेशनल लाइफ है, लाइक दोनों को मर्ज नहीं करती हूँ. जब मैं घर पे होती हूँ मैं पूरी तरीके से प्रेरणा होती हूँ जो मेरे मम्मी पापा के हिसाब से चलती है, या लाइक जैसे घर में एक बच्चा रहता है वैसे. एंड प्रोफेशनली अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरा एटीट्यूड वैसे ही होता है कि मुझे कैसे इंटरेक्ट करना है. सो मुझे इसमें कभी ऐसे खास प्रॉब्लम नहीं किया है कि मुझे ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है. And Prerna, we also, I was reading about you and then basically came to know you've also written a book, right? Yes. So tell our listeners about your book. Okay, so let me tell you one more thing कि I am an accidental author by the way. क्योंकि मेरा ऑथर बनने का ऑनेस्टली कभी सपना नहीं था. बट हाँ, जब मेरे लाइफ में हाँ. बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे थे पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे, तो मैं जर्नलाइजिंग बहुत ज्यादा करती थी. क्योंकि ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था ये कि मैं जिसको अपने बारे में बता सकूं, या मेरी लाइफ में जो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे उसके बारे में बता सकूं. क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद मैंने अगर कभी किसी को कुछ बताया तो वो किसी और को मेरे सारे राज खोल देगा, बता देगा. एग्जैक्टली. तो आई यूज्ड टू राइट अ लॉट. मतलब एट द एंड ऑफ द डे, मतलब सोने के पहले आई यूज्ड टू राइट माय होल डे कि लाइक आज क्या हुआ दिन भर में, मेरे इमोशंस ऐसे थे, मैं क्यों इतना लो फील कर रही थी, आज इस पर्सन ने ऐसा क्यों बोला. एंड लिखते लिखते पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि चलो कुछ तो भी स्टोरीज लिखते हैं. फिर मैंने अपनी लाइफ जर्नी लिखना स्टार्ट कर दिया. तो ऐसे ही एक पर्सन है, यूजुअली मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में थोड़ा कम मानती थी पहले. तो उन्होंने मेरा ऐसे ही हाथ देखा और उसमें से कुछ कुछ चीजें सही बताई, लाइक नेचर एंड ऑल. एंड आई वाज सो सरप्राइज, ये क्या बोल रहे हैं, लाइक इनको कैसे पता चल गया. और उन्होंने कैसे पता. हाँ. मतलब यूजुअली बिकॉज मैं साइंस फील्ड से बिलोंग करती थी और मैंने कभी ये सारी चीजें देखा नहीं था. उन्होंने जस्ट मेरा हाथ पड़ा है, उन्होंने मुझे बोल दिया कि बेटा तू एक बुक लिख रही है और वो बुक एक्चुअल में आपकी पब्लिश होगी. आई वाज लाइक आपको कैसे पता चला. ना मैंने अपने सिबलिंग को बताया, ना मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, किसी को भी नहीं पता था कि आई वाज राइटिंग वन बुक. जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मैंने सीरियसली सोचना स्टार्ट किया कि यार लिख तो रही हूँ, क्यों ना पब्लिश ही कर दिया जाए. तब एक और प्रॉब्लम ये आया है कि बुक को लिखते कैसे नहीं पता. मैं तो रैंडमली अपने थॉट्स लिख रही थी, रैंडमली लाइक जो भी मेरी लाइफ में हो रहा था वो सारी चीजें लिख रही थी. तभी नहीं समझ में आया कि लाइक बुक का टाइटल कैसे क्या होना चाहिए. तो लाइफ एक गिफ्ट है और मैं एक्चुअली में अपनी लाइफ को एक गिफ्ट ही समझती हूँ. तो फिर अगेन वो रात में बैठे बैठे समझ में आया कि यार इसका टॉपिक ये भी हो सकता है. तो जब लिखना स्टार्ट किया तब ऐसा लगा कि चलो एक और वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड कर सकते हैं थ्रू दिस बुक. फिर एक्चुअल में स्ट्रक्चर करके ऑर्गेनाइज करके पब्लिशर्स को ढूंढ के वो बुक लिखना स्टार्ट किया. और बुक का टाइटल मैंने लिखा लाइफ इज अ प्रीशियस गिफ्ट. इसके पीछे रीजन ये है कि कुछ क्लाइंट्स, कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे और उनको बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे. और जब सुसाइडल थॉट्स उनके आ रहे थे और जब उनकी स्टोरी मैंने सुनी तो मुझे ध्यान में आया कि ये लाइफ में मेरे भी एक स्टेज था जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इतना वर्स्ट फेज है लाइफ का कि लाइफ से गिव अप करना ही बेस्ट है. बट अगेन थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मेरे मेंटोर मिले और उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा गाइड किया. और तब मुझे ऐसा लगा कि वी ऑल आर सो लकी कि एक्चुअल में हमें लाइफ मिली है. तो ये एक गिफ्ट से कम नहीं है, तो क्यों ना इसे जिया जाए. तो जो बुक है, बुक के एंड में मैंने एक टॉपिक लिखा है, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है.
तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए लोगों में, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने लिख दिया लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट। तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग अगर आप वो बुक पढ़ोगे तो आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे कि एक बात तो कंफर्म है कि आप लाइफ से गिव अप ही नहीं करोगे, दिस इज फॉर श्योर। Okay. And how did you feel on the day when the book got published? कैसा लग रहा था उस दिन? उस दिन ऐसा लगा कि थोड़ा एक हेडेक कम हो गया ऑनेस्टली अगर बोलो तो, बिकॉज यू वोंट बिलीव मैंने पूरे 2 साल लगा दिए बुक लिखने के लिए। बिकॉज सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं था कि बुक कैसे लिखते हैं, और जब स्टार्ट लिखना किया कैसे, था वो वहां से शुरुआत हुई। एग्जैक्टली बहुत रैंडम थॉट्स आ रहे थे। फिर स्ट्रक्चर कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, बुक पढ़े तो बहुत है लेकिन लिखना कैसे ये एक्चुअली में मुझे नहीं पता था। फिर पब्लिश कैसे करते हैं, पब्लिशर्स को कैसे ढूंढते हैं, इसको लिस्ट कैसे करते, तो इसमें ही बहुत सारा टाइम चले गया। तो लिखना पार्ट वाज वेरी इजी फॉर मी, लेकिन पब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट हुआ था। बट ऐसी मेरे बड़े पापा है तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने मतलब लाइक मेरी पूरी फैमिली में आई एम दी ओनली वन जिसने बुक लिखी है। सो मेरे बड़े पापा ने कहा कि ये बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, तो क्यों ना गडकरी जी के हाथों इसे लॉन्च किया जाए। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एक्सपेक्ट सोचा भी नहीं होगा कभी। बिल्कुल नहीं, मेरे दिमाग में भी ये नहीं था कि मैं बुक लॉन्च करूंगी, और बुक अगर लॉन्च होगी भी तो भी वो गडकरी जी सर के हाथों से होगी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। एंड फाइनली वो जो बुक है वो गडकरी जी के हाथों ही लॉन्च हुई, एंड दैट डे आई फेल्ट लाइक आई वाज ओवर द मून। मतलब एक मेरे लिए अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है लाइफ का। तो ये अब अभी मैंने मेरी जो बुक्स है वो बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि सोनू शर्मा सर, जिनसे मैं रिसेंटली अभी चेन्नई में मिली थी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उन्हें उन्हें मैंने शेयर किया, अंकुर वारिको जी के साथ शेयर किया। तो अपने आप ये जो बुक है वो अपने आप में तो मेरे लिए अचीवमेंट है ही, लेकिन जब मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इतनी सी उम्र में बुक लिख दिया है, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है कभी कभार कि हाँ लाइफ में जो मुझे अचीव करना था एटलीस्ट 30 to 40% मैंने अचीव कर लिया है। Okay. And Prerna, Women Entrepreneur of the Year. What were you feeling at that time? How this happened? अगेन बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था वो मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि ये अवार्ड भी मुझे मिलेगा, बट जिनके थ्रू ये अवार्ड मिला उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, इंस्टाग्राम पे, एंड उन्होंने मेरी कोई स्टोरी देखी होगी जिसमें मैं अपने ही बारे में बता रही थी। एंड जब हमारा एक्चुअल में इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी जानने की कोशिश की, एंड उन्हें ऐसा लगा कि नहीं शी इज द बेस्ट कैंडिडेट, तो शायद वो अवार्ड मिला। एंड अगेन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अवार्ड उन सारी लड़कियों को, उन सारी सारी वुमेन को मिलना चाहिए जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करती है और यू नो गिव अप नहीं करती है लाइफ में। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग डिजर्व करते हैं जो एक्चुअल में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो या ग्रेट ग्रेट। सो प्रेरणा, आपकी एक अमेजिंग जर्नी रही है फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। आज आप क्लैरिटी को कैसे देखते हो? वेल, क्लैरिटी मुझे ऐसा लगता है तभी आती है जब आपको अपने बारे में पूरी तरीके से अवेयरनेस होती है। तो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है जो सब लोग मिस करते हैं, सब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आज में हमने काम स्टार्ट किया तो कल के कल ही हमारा काम हो जाना चाहिए। बट ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अपने आप को जानोगे, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या लाइफ का पर्पस है, आपके क्या गोल्स है, और आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट? बहुत पहले किसी ने मुझे कहा था कि गलत समय पर लिया हुआ सही डिसीजन भी गलत ही कहलाता है। तो अगेन टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से आपको क्लैरिटी मिलती है। तो जितना ज्यादा आप अपने सेल्फ पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप सेल्फ अवेयर रहोगे, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, आपकी लाइफ
मैं आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वैसे धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और जितना ज्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल आपका कम रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जितना ज्यादा मैंने अपने आप पर फोकस किया, अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है, उतना बेहतर तरीके से मुझे क्लैरिटी मिली है। तो जैसा सदगुरु बोलते हैं कि द ओनली वे आउट इज फ्रॉम विद इन, एग्जैक्टली। राइट? तो आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, तभी वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, राइट? बट क्लैरिटी इज नॉट लाइक कि ओवरनाइट आपको मिल जाएगी। मार्टिन लूथर किंग का एक बहुत ही अच्छा कोट है, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट इवन वॉक देन क्रॉल, बट वॉट एवर यू देन डू क्रॉल। यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, राइट? एंड ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, राइट? चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको लोगों से फीडबैक मिलेगा, आपको लोगों से क्रिटिसिज्म मिलेगा, कुछ नेगेटिव लोग भी आपको रास्ते में मिलेंगे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इन लोगों को मुझे कैसे डील करना है। और जैसे जैसे आप डील करोगे, जैसे जैसे आप सारे प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती है। दिस इज व्हाट आई Right. बिलीव। That's amazing. एंड प्रेरणा, हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपके लिए मैं एक कोट कहना चाहूंगी, एंड वो कोट ये है, जो अगेन मैंने एक बुक में पढ़ा था, कि हम सबको लाइफ में लीडर बनना चाहिए, और वो लीडर कैसे बनना चाहिए। सो बिफोर बिकमिंग अ लीडर, द सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योर सेल्फ। After becoming a leader, the success is all about growing and helping others, right? So at the end of the day, हमारी लाइफ कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, राइट? बट खत्म होने के पहले सबसे पहले आप अपने लिए जियो, और कुछ ऐसा अचीव करो जिससे आप लोगों की प्रेरणा बनो और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, राइट? इवन अगर आप सक्सेस की स्पेलिंग भी देखोगे, राइट? अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो SUCCESS होता है, राइट? सर, इफ यू रिमूव द लेटर U फ्रॉम द सक्सेस, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्रोनाउंस इट, राइट? नो। राइट? तो अगर लाइफ में हमें सक्सेसफुल होना है तो यू आर इम्पोर्टेंट। इवन योर सक्सेस इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ग्रोथ, जो भी स्किल्स है आप इसको डेवलप करो। कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होता, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो कीप गोइंग अहेड, जितने भी चैलेंजेस आए फेस करो, आगे बढ़ो, लीडर बनो, अपने लिए पहले, अपने आप पर पहले वर्क करो, अपनी ग्रोथ करो, एंड देखना आप सोसाइटी में कुछ ना कुछ लोगों को दे ही पाओगे। और हर पर्सन में लोगों की प्रेरणा, हर एक पर्सन लोगों की प्रेरणा बन सकता है। Thank you so much, Prerna, for joining us today. Your story is so inspiring, and I'm pretty sure that our listeners will learn a lot of things from it. Thank you so much for coming to the show. थैंक यू सो मच सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी स्टोरी सुनी। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।